मेरा आपको कहना है कि अब रेलवे भी बदल रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है। अभी मैं ब्रॉडगेज मेट्रो शुरू कर रहा हूँ नागपुर में। हाँ, तो नागपुर से अमरावती 2 घंटे में, नहीं 1 घंटा 20 मिनट में 140 किलोमीटर की स्पीड से ब्रॉडगेज मेट्रो दौड़ेगी, हर स्टेशन पे रुकेगी। तो नेचुरली जब फिर लोग बस छोड़ के रेलवे में बैठेंगे, फिर सी प्लेन आएगा तो एमपीबीएस सी प्लेन में जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी बदलेगी, लोग भी बदलते रहते ना। देखो फैशन नहीं बदलती क्या, पहले साड़ियां पहनती थी, फिर पंजाबी ड्रेस पहना, अब ऐसे ड्रेसेस आते हैं कोई पता नहीं चलता कौन बनाता है। तो अब क्या है कि काला या तस्मै नमा, जो कल है वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। तो ये बदलते रहेगा, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना चाहिए। 2 चीजें मैं आपको कहूंगा जिस पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए, जो देश के लिए आवश्यक है: इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिस। वी नेम इट एज नॉलेज। कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये आप मिशन बनाकर काम कराइए। और उसके पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम का जो रोड है वो काफी काम हमने किया है। सुप्रीम कोर्ट में केस थी, अब वो क्लियर हो गई है। और निश्चित रूप से 1 साल के अंदर आप ऑल सीजन यानी साल भर कभी भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जा सकेंगे। और अब मैं रोपवे और केबल कार भी बद्रीनाथ, केदारनाथ को जोड़ने के लिए बना रहा हूं, ताकि आप हवा में जा सके, ताकि रोड की दिक्कत भी आपको ना है। रोड भी अच्छा होगा और हवा में भी आप जा सकेंगे। दोनों कोशिश हमारी शुरू है। हाँ। हाँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी मैंने, आप स्पाइस जेट वाले अपने अजय को बुलाइए, वो 100 प्लेन लेने वाले थे, उनके पीछे मैं पड़ा था। 18 करोड़ का 18 सीटर एमपीबीएस सी प्लेन है। और मेरी कल्पना है कि एयरपोर्ट बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। अभी आपको पता होगा मैंने 30 एयर स्ट्रिप ऐसी बनाई है रोड पर कि जहां सबसे बड़ा हवाई जहाज उतरा है। मैं खुद राजनाथ सिंह जी के साथ उतरा हूँ राजस्थान। तो ऐसे 30 एयर स्ट्रिप हमने ऐसे जगह बनाई जहाँ एयरपोर्ट नहीं है। तो मेरा पहला प्रयास है उसमें क्या किया, जैसे रेलवे का फाटक होता है ना, तो जब हवाई जहाज उतरेगा तो रोड बंद होगा, और जब हवाई जहाज उतर के एयरपोर्ट चला जाएगा तो फिर रोड चालू हो जाएगा। तो मैंने ये सिस्टम पे 30 एयरपोर्ट बनाने का प्लान बनाया, और अब एयर स्ट्रिप मैंने बनाई है। अब एयरपोर्ट एविएशन मंत्री जी को बोलो कि एक 10-10 करोड़ के छोटे एयरपोर्ट टर्मिनल हो जाए, बस टर्मिनल की प्लेन चला जाए। तो ये जो दूर दूर, मैं पाकिस्तान की सीमा पर मैंने राजस्थान में ये बनाया, तो वहां उस दिन एयरफोर्स के भी प्रमुख थे, रावत साहब थे, राजनाथ सिंह ने, मैं था और आप भी थे। हाँ, तो मेरा सुझाव ये है कि ये ऐसे 30 एयरपोर्ट चालू हो सकते हैं। एक दूसरा जो एमपीबीएस सी प्लेन है वो 18 करोड़ का है। वो क्या होगा, जयपुर में इधर उधर इतने, क्या बोलते हैं आप उसको, जो तालाब को जो बोलते हैं, लेक को, अजमेर का नहीं, राजस्थान में उसको, हाँ झील, हाँ झील, हाँ। तो ये कहीं भी उतर सकता है, कहीं भी उतर सकता है। तो ये रात को भी उतर सकता है। तो मुझे लगता है ये एमपीबीएस सी प्लेन है, क्या है वो प्लेन को फ्लोट लगाया केवल। देखो आप अगर मालदीव में जाएंगे तो ऐसे 25 प्लेन है। आप अगर जाएंगे वैनकोर तो वहां पानी में, कनाडा में पूरे हवाई जहाज है। तो ये कोई नया नहीं। प्रधानमंत्री जी, जब मैंने ट्रायल ली समुद्र में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा वो सिंगल इंजन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कानून में बात कब करने लगे क्योंकि मैं बहुत बार कानून के बारे में बोलता हूँ कि इसको बदलो, तोड़ो, अगर यह समाज के लिए हित का है तो फिर नृपेंद्र मिश्रा जी ने मुझे कहा कि आप समझाइए, ये मैनुअल में लिखा है कि डबल इंजन के सिवा प्रधानमंत्री जा नहीं सकते। तो मैंने बोला जाने दो, कुछ नहीं है, सेफ है। आप प्रधानमंत्री जी आग्रही थे, गए और वो पानी पे उतरा। तो पहले ये जब कानून बनाना था इसका, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी में बहुत समय लग रहा था। तो मैंने उनको बताया, देखो ये जैसा एमपीबीएस सी प्लेन है, वैसे आप जिसको सी प्लेन कहते हैं, मैं उसको फ्लाइंग बोट कहता हूँ। हाँ, तो बोट आता है मेरे अंदर, हाँ, और फ्लाइंग आता है आपके अंदर। तुम जल्दी नहीं बनाओगे तो मैं फ्लाइंग बोट का कानून बनाकर अपना बना के काम चालू कर दूंगा। मैंने हम उनका स्वागत करेंगे। पर मैंने उनको इतना ही कहा कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में मार्केट करना ये संभव है। वाह, आप इंडिया में आओ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो। इंडिया वर्ल्ड का बड़ा मार्केट है, टेस्ला को क्रेडिबिलिटी है, और निश्चित रूप से यहाँ सेल करो, यहाँ से एक्सपोर्ट करो, हम आपकी मदद करेंगे। पर चाइना में बनाएंगे और इंडिया में बेचेंगे, ये बात को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। यही बात की क्या आशा क्या है, टेस्ला की आशा क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं,
हिंदुस्तान की दो विशेषताएं हैं हाँ और हिंदुस्तानी लोगों को उसके लिए मानना पड़ेगा। एक पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा ऑटोमोबाइल ग्रोथ। दोनों कामों में बहुत जोरदार तरीके से लोग भिड़े हुए हैं। तो इसलिए आपको बताता हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अच्छा मार्केट चाइना के बाद इंडिया है। तो जिनको जिनको आना है उनको आना ही पड़ेगा और सब आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा कंजम्पशन करने वाला देश कोई नहीं है। नहीं, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि टेस्ला से अच्छी गाड़ियां भी आने लगी हैं। आपको एक बात बताता हूँ, एक गुजराती पटेल है, हाँ वो अमेरिका में है और टेस्ला के कंपटीशन में उन्होंने, उनका ब्रांड का नाम भूल रहा हूँ, मुझे मिले वो, उन्होंने बनाई है। और आपको अब मैं बहुत खुशी के साथ एक बात बता रहा हूँ कि पहले हमारी जो स्वदेशी कंपनी है टाटा महिंद्रा, आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि टाटा का सेल, महिंद्रा का सेल बढ़ा है और बाहर के फॉरेन ब्रांड का सेल कम हुआ है। और हमारी इस देश की कंपनियां टेस्ला के बराबरी की कार आने वाले 2-4 साल में उससे अच्छी कार हमारे देश में कम पैसे में देंगे और वो स्वदेशी उपाय होगा, ये मेरा विश्वास है। अब मुझे बताओ कि 1-1.5 साल में जितने प्राइस में पेट्रोल कार मिल रही, उतने कार में इलेक्ट्रिक कार अगर मिलेगी, पोल्यूशन नहीं होगा और 25,000 का खर्चा 1,500-2,000 पे आएगा, तो 23,000 की बचत होगी। तो मुझे आपके घर आकर इलेक्ट्रिक की कार खरीदी करो ये कहने की जरूरत नहीं, आप ही लेने वाले। तो पहला इलेक्ट्रिक कार अब एक्सट्रीम प्रूवन हो गई। आप देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ रही। अब मुंबई कारपोरेशन 1500 बसेस ले रही। अब आपको बताता हूं कि बेस्ट है मुंबई में जो बस चलाती है। हाँ, डीजल पर बस चलाने का किराया आता है, पर किलोमीटर खर्चा आता है 115 रुपए। इथेनॉल पर हमने नागपुर में बसेस लाई थी स्कैनिया की, उसका खर्चा आता है 78 रुपए। और अब इलेक्ट्रिक की एयर कंडीशन बस आ रही, उसका खर्चा आता है 45 रुपए। अब दिल्ली में और मुंबई में 45 रुपए अगर किलोमीटर खर्चा आएगा, तो मेरा सुझाव यह है कि टिकट रेट 25% कम करो, एयर कंडीशन बस मैंडेटरी करो और देश की पूरी जनता को एयर कंडीशन बस में घुमाओ और 25% रेट कम करो, प्रदूषण को हटाओ और लोगों का फायदा करो। फिर इसमें बाद इलेक्ट्रिक के बाद सीएनजी, पेट्रोल का नहीं होगा तो सीएनजी पे कन्वर्ट करो, क्योंकि गैस इकोनॉमी के पास जाना है। और उसमें भी सीएनजी के बजाय अगर ट्रक एलएनजी पे होता है, तो मैंने नागपुर में पंप खोला है। ये अग्रवाल साहब का जो बिजनेस है ना अभी ट्रक का, ये अगर एलएनजी ट्रक ले लेंगे तो ये जितना डीजल खर्चा कर रहे साल का, उतना अगर एलएनजी पर चलाएंगे, अगर मेरे अंदाज से ये कम से कम 500 करोड़ रुपए का डीजल हर साल लेते होंगे, बराबर है साहब। तो अगर ये एलएनजी पे जाएंगे तो 500 करोड़ का खर्चा इनका 200 करोड़ पे आकर ये 300 करोड़ साल का प्रॉफिट अगर ज्यादा बढ़ाएंगे। मैं लिख देता हूं बॉन्ड पर। देखिए आज के और एलएनजी का कार्यक्रम ट्रक में आपने 300 करोड़ सर, रुपए बचा लिए। मैंने एलएनजी के ट्रक को लॉन्च किया है। ये अपना ये जो गुजरात में ट्रक मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, अच्छा, मेरे घर पर लाए गए थे, फिर उसको मैंने बस भी लाई थी। बस भी लाई। अब एलएनजी की बस दिल्ली से मुंबई जाएगी तो टिकट 50% हो जाएगा। एलएनजी इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर, वो सस्ता है। तो अब आप मुझे कहोगे कि आप कंफ्यूज करते हो, एलएनजी बोलते हो, सीएनजी बोलते हो, इलेक्ट्रिक बोलते हो, मिथेनॉल बोलते हो। तो सच्चाई ये है कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि हमारा 10 लाख करोड़ का इंपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो पहली बात, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। तो जिसमें जितना दम होगा उतना अल्टरनेटिव लगाओ। और इसकी डिमांड 2025 में 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट होने वाला है। तो जितना बदलना है उतना बदलो, जितना दम है उतना तैयार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद भी सरप्लस आएगा तो हिंदुस्तान ऊर्जा इंपोर्ट करने वाला नहीं, पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने वाला नहीं, एक्सपोर्ट करने वाला देश होगा। अब उनको भेजेंगे।